हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं आज का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। केवीएस में जो इंग्लिश में पेपर पूछा था तो उसको सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब ये इंग्लिश का पेपर है और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है सबके लिए, मतलब टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये पूछा तो केवीएस में ही गया है जो आज का पेपर है, लेकिन ये DSSS के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एनवीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है उतना ही, क्योंकि ये इंग्लिश का जो कॉमन सेक्शन है ना वो इधर से उधर पूछते ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरी क्लास में ये ज़रूरी है कि मैं चारों ऑप्शंस को अच्छे से क्लियर कराती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताया आंसर टिक किया, नहीं, चारों ऑप्शंस को अच्छे से बताऊँगी, जिस वजह से आपका क्या होगा, एक ही क्वेश्चन में 4 तरह के चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले इसमें पूछ रहा है क्वेश्चंस कि विच मीन्स द सेम, मतलब यहाँ पे सेम सिमिलर मीनिंग बतानी है, सिनोनिम्स बताना है। तो यूनिवर्सल का सिनोनिम्स बताना है, सेम सिमिलर मीनिंग क्या होती है। सबसे पहले मैंने एक क्लास आपको बताई थी, मतलब कराई थी एक क्लास जिसमें मैंने एंटोनिम्स सिनोनिम्स करवाया था। तो वहाँ से जिनने पढ़ा होगा वो तो आराम से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पूछ ही लिया कि यूनिवर्सल का सेम मतलब सिनोनिम्स क्या है, सिमिलर मीनिंग क्या है। एडमायरेबल होगा, पर्टिकुलर होगा, ग्लोबल होगा, वर्सेटाइल होगा। मैं एक आप सबको सिंपल अर्थ बता दे रही हूँ, सिंपल मतलब एक तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स जल्दी याद होगा। देखिए आपकी जो मदर टंग है ना, मदर टंग, इसमें आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स की डायरेक्ट हिंदी लर्न किया करिए, ठीक है। जिसकी भी मदर टंग हिंदी है वो डायरेक्ट हिंदी लर्न करेगा। तो उससे क्या होगा ना कि आपकी ये जो है इसका डायरेक्ट हिंदी पता रहेगा सबका, तो आप उसको मैच कर लेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का क्या होगा, एडमायरेबल होगा। तो एडमायरेबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय और यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, ठीक है। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन में करवा रही हूँ। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, तो वैश्विक और सार्वभौमिक एक ही है, ठीक है। और वर्सेटाइल का मतलब होता है अस्थिर। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, देखिए यहाँ पे आप मीनिंग लिखते भी जाइएगा। तो ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, मतलब वैश्विक भी कह सकते हैं, सार्वभौमिक भी कह सकते हैं, तो दोनों एक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो 127 वाला है ट्रिमेंडस। तो इसमें पूछ रहा है कि विच सेम मीनिंग, तो सेम मीनिंग का मतलब होता है सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो ट्रिमेंडस का मतलब पहले जानिए हिंदी में। ट्रिमेंडस का मतलब होता है भयानक या फिर अतिवृहत, मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। तो अब इसके चारों ऑप्शंस के मीनिंग देख लेते हैं। क्या पता अगली बार इसकी मीनिंग पूछ ले, टीनी की या कोलोजल की पूछ ले, तो चारों ऑप्शंस की मीनिंग आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ काम वाला काम नहीं करती कि बस काम हो गया, बस कंप्लीट करा दिया, नहीं, आपको जानना है तो जानना है। तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है। सॉरी, पिटीट का मतलब होता है बहुत खूबसूरत, ठीक है। पिटीट का मतलब होता है बहुत खूबसूरत। टीनी का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। और कोलोजल का मतलब होता है अति विशाल, अति विशाल, ठीक है, अति विशाल। और ट्रबलसम का मतलब होता है परेशानी, ठीक है। तो अब आपको क्या सेम मीनिंग दिख रहा है। ट्रिमेंडस का मतलब क्या होता है, ट्रिमेंडस का मतलब होता है भयानक या अति बृहत, बहुत बहुत बड़ा। तो कोलोजल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। तो दोनों का सिमिलर हो गया, ठीक है। अब ट्रबलसम का मतलब परेशानी होता है, पिटीट का मतलब होता है बहुत सुंदर, टीनी मीन्स बहुत छोटा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं 128 पे। चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग, मतलब इसमें अपोजिट मीनिंग देखना है कि क्या है अपोजिट मीनिंग। तो अपोजिट मीनिंग एडमेंट का देखते हैं। एडमेंट का सबसे पहले मतलब जान लेते हैं। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी या फिर अड़िग, जो अपनी बात पे अड़िग रहता है, ठीक है। और पहला ऑप्शन है एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। एडिशनल का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त, जिससे बोलते हैं एडिशनल मैनेजर या एडिशनल ऐसे कुछ, मतलब एक इसके अलावा भी, ठीक है। टिनेशियस, अब टिनेशियस का मतलब होता है दृढ़, टिनेशियस का मतलब होता है दृढ़। अनश्योर का मतलब होता है अनिश्चित,
अनश्योर का मतलब क्या होता है, अनिश्चित होता है। और ओवरहेड का मतलब होता है शैलो, ओवरहेड का मतलब होता है शैलो। अब शैलो मैंने इंग्लिश में क्यों बोल दिया, क्योंकि कभी कभी ना शैलो भी पूछ लिया जाता है। तो ओवरहेड का मतलब शैलो और दोनों का मतलब होता है ऊपरी, सतही, ऊपरी, ऊपरी या सतही। ठीक है, तो आई होप कि सबका लर्न हो गया होगा। तो एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, जो अड़िग रहे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या है, अनश्योर, अनश्योर मतलब अनिश्चित रहे, जो मतलब अब जो अनिश्चित है तो जिद्दी नहीं है, मतलब कोई एक चीज़ फिक्स रहता है एडमेंट में और इसमें फिक्स नहीं है, तो दोनों मोस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 पूछ रहा है। इससे पहले मैंने आपको हिंदी का, इंग्लिश का कराया है प्रीवियस ईयर, तो उसको जाके अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मेरी क्लासेस में ऐसा नहीं होता है कि मैं चारों ऑप्शंस आपको कवर करा के ना चलूँ, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ही टिक कराते रहूँ, नहीं। तो जिनको भी मतलब जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे वो समझ रहे होंगे कि कितना डीप रूटेड है, कितना हमको अच्छे से पढ़ना है। चूज द वर्ड अपोजिट। अब इसमें भी होस्टेड है, होस्टेड, और लोवर्ड, हंग, लिबरेटेड, ड्रिल्ड, सबका मतलब देख लीजिए। तो होस्टेड का मतलब क्या होता है, होस्टेड का मतलब होस्टेड का मतलब होता है फहराना या ऊंचा करना। होस्टेड का मतलब क्या होता है, फहराना या ऊंचा करना। अब लोवर्ड, लोवर्ड मतलब होता है नीचा करना या नीचे लटकाना। ठीक है, नीचे करना, लोअर। तो इसका तो फर्स्ट होस्टेड का लोवर्ड ही हो जाएगा अपोजिट। लेकिन अदर तीन मीनिंग भी हम देख लेते हैं। हंग, हंग मीन्स होता है लटकाना। ठीक है, लिबरेटेड मतलब होता है मुक्त करना या फ्री करना, किसी को फ्री करना, मुक्त करना। और ड्रिल्ड, ड्रिल्ड मतलब होता है छेद करना, छेद करना, ड्रिल्ड कहते हैं ना, ड्रिल मशीन होती है। तो और एक चीज़ और, ड्रिल्ड का मतलब एक और होता है व्यायाम करना। ठीक है, व्यायाम, ड्रिल्ड का व्यायाम भी होता है और छेद करना भी होता है। मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं ड्रिल्ड का मतलब छेद। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। अब क्वेश्चन नंबर 130 में पूछ रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है अंडरलाइन वर्ड का। ठीक है, सेंटेंस है आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प। तो यहाँ पे टू क्या है, टू नाउन नहीं है, आर्टिकल हो ही नहीं सकता, आर्टिकल ए एन दा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरजेक्शन है कि प्रेपोजिशन है। तो जो प्रेपोजिशन होता है ना, वो क्या करता है, सेंटेंस के बीच में आता है। ठीक है, जैसे नाउन, नाउन को जोड़ता है या फिर सेंटेंस के अदर पार्ट्स को आपस में जोड़ता है, तो ये काम करता है प्रेपोजिशन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सीधे से कंजंक्शन तो है नहीं, कंजंक्शन होता तो दो सेंटेंस को जोड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन की खासियत ये ही आप देख लीजिए कि वो सेंटेंस के बीच में आता है, वर्ड्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, बस इस सिंपल सा मतलब बस एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ठीक, ये अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करना है, तो प्लीज़ रिटर्न द बुक टू मी, मतलब कि कृपया बुक को वापस करें मुझे। और आज, कब वापस करना है, वापस करना है। ठीक है, काम करना है, क्या करना है, वापस करना है। तो क्रिया को करना है ना, वापस करना है, और कब करना है, ये आज करना है। ठीक है, तो आज करना है, तो आज करना है, कब करना है, आज करना है। तो अब ये बताइए, नाउन है, नाउन तो कहीं से दिख नहीं रहा। ठीक है, वर्ब है, क्रिया तो कहीं से है नहीं है, आज कल ये क्रिया थोड़ी होती है, तो टाइम है। ठीक है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये एडवर्ब है। क्यों, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये टाइम बता रहा है। टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये सब एडवर्ब होता है, इसको रट लीजिए। टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये सब क्या होता है, ये सब होता है आपका एडवर्ब। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने ऐसे अच्छे से बताया। अब इसको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे जंबल वर्ड्स दिए हैं, इसको हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक है, सेंटेंस बनाना है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कैसे स्टार्ट होगा, ये कैसे स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, ये कैसे स्टार्ट होगा। अब इसको देख लेते हैं। फॉर रोइंग ऑफर्स फैसिलिटी द लेक एज वेल एज फिशिंग
तो अब एक चीज़ देखिए, ये वर्ब है और ये वर्ब है, ठीक है। तो अब ये आईएनजी वाला है, इसका मतलब यहाँ एज वेल एज के पहले आईएनजी होगा, तो इसका मतलब डी के पहले क्या होगा, ए होगा, ठीक है। डी के पहले ए होगा, तो डी के पहले ए किस में है, डी के पहले ए। देखिए कौन से ऑप्शन में डी के पहले ए है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में डी के पहले ए है, तो यही करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए यहाँ से मैंने आपको ट्रिक बता दिया, ये एक तरह की ट्रिक है, ठीक है। तो वैसे तो आप मीनिंग से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक काम कर गई हमारी। द लेक ऑफर्स फैसिलिटीज फॉर रोइंग एज वेल एज फिशिंग, ठीक है। तो क्योंकि एज वेल एज के बगल ये वाला वर्ब है और तो आईएनजी वाला है, तो सिमिलर यही वर्ब यहाँ पे भी होगा, तो इसलिए डी के पहले ए होगा। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन में चेक किया डी के पहले ए कौन सा आता है, डी के पहले ये आ रहा है और किसी में आ नहीं रहा है, ठीक है, और किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। देखिए मेरे साथ जुड़ेंगे ना, तो आपको काफ़ी नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, आपको ट्रिक्स जानने को मिलेंगे किस तरह से, अगर आपको कमज़ोर है, आपकी इंग्लिश कमज़ोर है या वीक है किसी के भी, तो उसको किस तरह से क्रैक किया जाए। ज़रूरी नहीं कि हमें इसका अर्थ ही जानना है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें ऐसे क्लू ढूंढना है, ऐसा क्लू खोजना है कि जिससे हम अपने आंसर्स पे पहुंच जाएं। हमें करना क्या है, हमें आंसर से तो टिक करने हैं, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं बनना, लेकिन आंसर्स टिक करने आने चाहिए, वो ट्रिक आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब इसमें भी बनाने हैं सेंटेंस हमको। तो इसमें क्या है, बिफोर डैडी है एंड पुट इट है दिस ऑप्शन, डू कंसीडर। अब हम डू कंसीडर, अगर हम कोई चीज़ कंसीडर करेंगे, कोई चीज़ मानेंगे, तो किसी चीज़ को मानेंगे ना, तो किसी चीज़ को मानेंगे, तो यहाँ पे डू कंसीडर एंड पुट तो आएगा नहीं, ठीक है, बी ऑप्शन कट जा रहा है, ठीक है। डू कंसीडर बिफोर डैडी तो होगा नहीं, हम डू कंसीडर कोई चीज़ को कंसीडर करेंगे। अब किस चीज़ को कंसीडर करेंगे, दिस ऑप्शन को कंसीडर करेंगे। डू कंसीडर दिस ऑप्शन, डी के बाद सी। देखिए अब डी के बाद सी तो आ गया, किस में डी के बाद सी आया है, कौन कौन से ऑप्शन में आया है, तो कौन कौन से ऑप्शन में आया है, इस 4 वाला ऑप्शन कट गया, डी के बाद सी कौन कौन सा ऑप्शन, सेकेंड वाला कट गया। अब हम देखते हैं कि इन्हीं दोनों में से एक होगा, 1 और 3 में से। तो 1 क्या है, 1 कहाँ है, बिफोर डैडी। देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 है, अगर हम इसके हिसाब से चलें तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, बिफोर डैडी एंड पुट इट डू कंसीडर। कोई सेंटेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, कुछ कुछ मतलब आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को लेके चलते हैं, तो इसमें कह रहे हैं डू कंसीडर दिस ऑप्शन, ठीक है, डू कंसीडर दिस ऑप्शन, कंसीडर करना है दिस ऑप्शन, इस ऑप्शन को कंसीडर करना है बिफोर डैडी, मतलब डैडी के सामने, एंड पुट इट और उसको रखना है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने कुछ ट्रिक लगाई, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाया, कुछ अर्थ निकाला और अपने उस पर पहुँच गए, आंसर पे पहुँच गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वॉइस बदलना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, वॉइस में हमेशा ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका टेंस नहीं चेंज होगा, जैसे पास्ट प्रेजेंट इस तरह का कोई टेंस नहीं चेंज होता, ये वॉइस है, ठीक है। वॉइस में टेंस नहीं बदलता है, टेंस तो बिल्कुल भी नहीं बदलता। अब यहाँ पे हम वॉइस की एक क्लास लेंगे, जिससे आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। जब क्लास लेंगे तब वहाँ पे मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊँगी, बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे करके, ताकि आपका जो वॉइस है ना वो बहुत जल्दी आपका हो जाए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसमें है आई हैव रिटन अ नोट फॉर द मीटिंग। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। हैव है ना, तो हैव रिटन अ नोटबुक फॉर मीटिंग, तो हैव है, तो जिसमें हैज़ होगा या हैव होगा, हैव किस में है, देखिए इसमें हैड है ना, ऑप्शन नंबर 4 में, ये कट जाएगा। मैंने क्या बोला था, मैंने यही बोला था कि जो है टेंस नहीं चेंज होता, ये ऑप्शन नंबर 4 में टेंस चेंज कर दिया, ऑप्शन नंबर 4 गलत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हैव का हैज़ होगा और हैज़ बीन होता है ना, हैज़ बीन हो जाता है, तो हैज़ बीन हो जाता है, तो अ नोट फॉर द मीटिंग,
अब यहाँ पे स्टार्ट होगा अ नोट फॉर द मीटिंग, कहाँ कौन वाले से स्टार्ट है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया, क्योंकि अ नोट फॉर द मीटिंग से स्टार्ट नहीं है। अब अ नोट फॉर द मीटिंग हैज़ बीन रिटन बाय मी, ठीक है, आई का मी में चेंज हो जाता है, हैज़ बीन रिटन बाय मी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ठीक, अब थर्ड क्यों नहीं करेक्ट हुआ, क्योंकि थर्ड में क्या है ना, देख लीजिए मैं आपको सारा ऑप्शन क्लियर कराऊंगी, ये नहीं कि इसका ये सही है इसका ये सही है, ऐसा करना हो तो क्या ही मतलब है फिर पढ़ने का। ए नोट फॉर द मीटिंग बाय मी नहीं होगा, क्योंकि अ नोट फॉर द मीटिंग यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ये बन गया था ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बनता है वर्ब। लेकिन यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद बाय मी हो गया, गलत हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लाना था ना, वर्ब लाना था, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं है। देखिए यहाँ पे अ नोट फॉर द मीटिंग के बाद हमें यहाँ पे वर्ब लाना था, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं है, वर्ब कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो हैज़ बीन हो गया। अब यहाँ पे हैव बीन क्यों नहीं हुआ, हैव बीन देखिए वैसे भी तो ऑप्शन में है भी नहीं, और वैसे हैव बीन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये ए नोट है ना, ए सिंगल चीज़ है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। देखिए मैं सारी चीज़ें बताऊंगी आपको, जब मैं वॉइस वाली क्लास लूँगी ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स दूंगी, ताकि आपके वॉइस कंप्लीट हो जाए अच्छे से, बहुत जल्दी हो जाए। अब यहाँ समझाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। अब अ फीलिंग ऑफ गिल्ट विल एट लास्ट ओवर पावर हिम। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले पॉइंट आउट क्या करना होता है, इसमें वर्ब को देखना है। विल है ना, तो विल का क्या होगा, विल बी होगा। तो किस में विल बी है, ऑप्शन नंबर 4 में तो बिल्कुल भी नहीं है, विल बी नहीं है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है विल बी। और इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में वुड भी है, ऑप्शन नंबर सेकंड में वुड भी है। मैंने बोला है ना कि टेंस बिल्कुल नहीं चेंज होगा, तो टेंस नहीं चेंज होगा। विल बी देखिए यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सब वर्ब देखा और वर्ब के अकॉर्डिंग ही आंसर यहाँ पे टिक कर दिया, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब को आपने चेक किया। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अब इसमें 136 क्वेश्चंस कह रहा है कि प्रेपोजिशन फिल करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फिल करना है, कुछ प्रेपोजिशन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे कुछ आपको प्रेपोजिशन क्या करना है, लूसेंट की बुक से उठा करके लर्न कर लेना है। लेकिन अब लूसेंट की बुक में है बहुत ज़्यादा, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो मैं एक प्रेपोजिशन की मतलब ऐसे बीच बीच में क्लासेस ले लिया करूँगी, या फिर मैं शॉर्ट वीडियोज़ में डाल दिया करूँगी। उससे क्या होगा ना कि जो इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन है बस आप वही पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट हमें पढ़ना है, मतलब या फिर जो पढ़ना है जो अक्सर आते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है, आई एम सरप्राइज्ड हिज ऑडेसिटी, आई एम सरप्राइज्ड एट होगा। ठीक है, सरप्राइज्ड के साथ हमेशा प्रपोजिशन एट लगता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप पूरी मीनिंग जानिए, क्या ज़रूरत है पूरे सेंटेंस की मीनिंग जानिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मतलब कि जैसे होता है ना कि किसी को इंग्लिश से डर लगता है, तो डर लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप डरो मत, आपके लिए अदर ऑप्शंस भी हैं। आपको क्या करना है कि कुछ प्रपोजिशंस के साथ उसकी कुछ वर्ड्स के साथ उसका प्रपोजिशन लर्न कर लेना है, उसके साथ वही फिक्स रहता है। जैसे यहाँ पे सरप्राइज्ड एट है, और एक वर्ड होता है एस्टोनिश्ड। ठीक है, एस्टोनिश्ड भी एट होता है। ठीक है, तो इस तरह से करके आपको कुछ प्रपोजिशन में दे दूंगी, आप लर्न कर लीजिएगा। सरप्राइज्ड के साथ एट लगता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 137 पे पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है आई विल, इसमें भी प्रेपोजिशन ही फिल करना है। तो आई विल नॉट डू एनीथिंग कंसल्टिंग यू, तो मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं करूँगा, बिना कंसल्टिंग यू, तुम्हारे बिना कुछ नहीं करूँगा, बिना कंसल्टिंग यू, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे बिना कंसल्ट करके कुछ नहीं करूँगा, तो विदाउट होगा। आई विल नॉट डू एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग यू।
ठीक है। विथ कंसल्टिंग यू थोड़ी होगा, ऑन कल से ऑन फॉर ये सब कोई मतलब सेंस की बात ही नहीं है। यहाँ विदाउट मीन्स के बिना, विदाउट का मतलब होता है के बिना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 138 पे पहुँचते हैं। अब इसमें आ जाता है आपका स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब इसको चलिए थोड़ा सा हम इसको और छोटा कर देते हैं, 1 मिनट। हाँ, ये कवर हो गया अब कवर हो गया सॉरी। ये जो है इसमें सेंटेंस है कि द किंग सैड टू द जेस्टर, आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू क्रेक ओल्ड जोक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है, तो इसमें क्या होगा ना, इसमें टेंस चेंज होगा, हमेशा ध्यान रखिए इसमें टेंस चेंज होगा। हैव का क्या होगा, अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, देखना है क्या देखना है आपको, वर्ब का टेंस देखना है, ठीक है। तो हैज़ का क्या होगा, हैज़ का होगा हैड। अब किस में हैड है, किस में हैड है, ऑप्शन नंबर सेकंड तो गलत हो गया क्योंकि इसमें हैड नहीं है। अब आप लोग भी देख लीजिए, इसमें हैड है नहीं है, ठीक है। किस में हैड है, इसमें है हैड, इसमें भी है, इसमें भी है। अब और क्या करना है, अब हमें देखना है कि ये जो है द किंग सैड टू जेस्टर, द किंग सैड टू जेस्टर, तो यहाँ पे एडवाइज्ड नहीं होगा, ठीक है, एडवाइज्ड नहीं होगा। तो क्या होगा, अब ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पे एडवाइस थोड़ी दे रहा है। तो अब ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं। द किंग टोल्ड द जेस्टर, हाँ टोल्ड द जेस्टर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पढ़ रही हूँ। द किंग टोल्ड द जेस्टर दैट ही हैड ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू क्रेक द ओल्ड जोक्स, ठीक। अब ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या अंतर है, द किंग टोल्ड द जेस्टर दैट ही हैड ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू क्रेक ओल्ड जोक्स। अब यहाँ पे नॉट के बाद टू लगा है, नॉट के बाद यहाँ ऑप्शन में टू लगा है, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नहीं लगा। देखिए यहाँ पे छोटी सी गलती है, ठीक है। हमें यही तो फाइंड आउट करना है कि गलती कहाँ है। तो यहाँ देखिए गलती है और यहाँ पे नॉट टू लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट था उसमें भी वर्ब सही था, लेकिन यहाँ पे पूरा नॉट के बाद टू नहीं लगाया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब टू इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे हैड है ही नहीं, हैड हैज़ का हैव में चेंज, हैव का हैड में चेंज होगा, ठीक है, हैव का हैड में चेंज होगा, लेकिन नहीं है, मतलब इसका टेंस ही नहीं बदला। ऑप्शन नंबर 4 में भी यहाँ पे क्या है, एडवाइस बोल रहा है, यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वार्नड हिम हो गया, वार्नड हिम है एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा बोलने की ज़रूरत नहीं है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। जो जैसा आपका दिया गया है वैसे ही आपको, जैसा आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है वैसे ही आपको इनडायरेक्ट स्पीच में मिलना है। अब यहाँ पे वार्नड क्या है, यहाँ पे देखिए वार्नड लिखा है, वार्नड यहाँ कहीं है नहीं है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे नॉट के बाद टू नहीं लगा था, सेकेंड गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं सही था, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। तो मुझे लग रहा है कि इतना अच्छे से मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आंसर बताने से कुछ नहीं होता है। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो ना तो लाइक और शेयर ज़रूर करा करिए, क्योंकि मेरा क्या है ना कि मैं उसको बहुत ऐसा नहीं कि बस मुझे खाली टिक कराते चलना है, मुझे हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी है ताकि कोई भी एग्जाम्स हो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आके देखते हैं कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग एरर। यहाँ पे एरर फाइंड करना है, तो इसमें कह रहे हैं कि सुवित्रा आस्क्ड मी वेयर वुड आई स्टे। तो एक चीज़ मैं बताऊँ, ये सुवित्रा क्या है, ये नेम है, ठीक है। सुवित्रा आस्क्ड मी, सुवित्रा ने मुझसे पूछा, वेयर वुड आई स्टे, मुझे कहाँ रुकना है। तो यहाँ पे मैं ये बता दूँ, ये पार्ट में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। वेयर तो आई के बाद वुड होगा, वेयर आई के बाद वुड होगा, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट बन गया है, तो वेयर के बाद ये जो वेयर है, वेयर क्वेश्चन वर्ड है, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, और उसके बाद फिर वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट है
प्लस वर्ब है, ठीक है। वर्ब ये स्टे हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, और हेल्पिंग वर्ब वुड हो गया, और वेयर क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो इससे क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मतलब प्लेन है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आई के बाद वुड होगा, आई के बाद वुड होगा, ठीक है, आई के पहले नहीं होगा। तो जिसके कारण से ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एरर है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका मतलब है 3, ये जो 3 है ये एरर है, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 जो कि लास्ट है इंग्लिश का। इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है टेंस का। तो टेंस का आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको वर्ब देखना है। इसमें वर्ब क्या है, हैज़ है, ठीक है, हैज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो सिंपल प्रेजेंट नहीं है ये, ठीक, सिंपल प्रेजेंट में हैज़ हैव नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट है ये, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है करेक्ट हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है, हैज़ बीन होगा ना, हैज़ बीन होता है, फिर आईएनजी होता है उसमें, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हुआ। इसमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट नहीं हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, ठीक। तो चलिए, आई होप कि मुझे आपको ये सारे ही मैंने जितने भी समझाए हैं ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। और मैं एक बात ये कहना चाह रही हूँ, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो उसको शेयर ज़रूर करा करिए। ज़रूरी नहीं कि अभी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो अभी से पढ़ाई करिए और चीज़ों को देखते जाइए। क्या है ना कि लोग इसी का पैसा दे करके ऐसी ही क्लास का पैसा दे करके कोर्स ख़रीदते हैं, फिर सेम यही चीज़ पढ़ते हैं। तो इसलिए आप क्या करिए कि अभी से अच्छे से पढ़िए और देखिए आगे जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा परफॉर्म करिएगा। कहा जा रहा है कि सितंबर तक केवी की वैकेंसी आएगी। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप 1-2 महीना अगर खिसका भी दें तो क्या होगा कि आपका कम से कम तैयारी तो अच्छे से हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।